पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था गाजी मलिक जो पंजाब में अपॉइंटेड था, उसने अपना किंगडम स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, अपना किंगडम बनाने की कोशिश करी थी। और वही इंसान, वही गाजी मलिक जो था मेन आदमी, वो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर बनता है। और इस आदमी का असली नाम होता है घियासुद्दीन तुगलक, या फिर आप कह सकते हो घियात-अल-दीन तुगलक, ये भी बोला जा सकता है। घियासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है, या गाजी मलिक का जो टाइम पीरियड है, ये है 1320 से 1325 एडी का। ज्यादा टाइम पीरियड टिक नहीं पाया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी इसके किंगडम के अंदर, और इसको हटा दिया गया, इसको मार दिया गया, खत्म हो गया ये। और इसका जो पीरियड था, वो पीरियड स्टार्ट हुआ 1320 से। इसके बाद जो किंग आए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक हो, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पढ़ना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो डायनेस्टीज हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर ये डायनेस्टीज याद नहीं कर पा रहे, हम सीक्वेंस में दिक्कत हो रही है, कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आ रही है। तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जो मैं याद करने के लिए यूज करता था, वो है गुड़ खा तसले में, तसला होता ना, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में से याद हो जाएगा। आपको कैसे याद हो जाएगा? गुड़ का मतलब गुलाम, गुलाम मतलब सेठ डायनेस्टी, सेठ डायनेस्टी सबसे पहले, उसके खा का मतलब खिलजी, गुड़ खा, ता का मतलब तुगलक, सा का मतलब सैयद, और ले का मतलब लोधी। में अपना पर्सनल है, उसकी दिक्कत नहीं है, वो कोई डायनेस्टी नहीं है। तो गुड़ खा तसले में, इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है। ईयर आप सेट कर सकते हो, किसी एक का भी ईयर अगर आप याद रख लोगे तो बाकी सबके सीक्वेंस में है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना, ईयर्स की आपको पूरी डायनेस्टीज याद हो जाएंगी, ऐसे करके याद कर सकते हो। गाजी मलिक ने जो 5 साल रूल किए हैं, उसमें उसने कुछ छोटे मोटे काम किए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक जगह बनाई है, इसका नाम है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद का जो फॉर्मेशन, जो फाउंडर है वो गाजी मलिक है, इसने सिटी बनाई है। और उसके बाद इसने अपना खुद का टॉम भी बना लिया था। दिल्ली में जब ये मर जाते हैं ना, तो टॉम बनाते, तो इसने खुद का टॉम पहले ही बना रखा था, इसको पता था मैं मर जाऊंगा, तो निकल लिया था, ज्यादा टाइम टिका नहीं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो इसी का बेटा होता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये टिका है अच्छे खासे टाइम पीरियड, 1325 से 1325 से 1351 तक टिका रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत होशियार आदमी था, मैथ, साइंस, पोइट्री, मल्टी टैलेंटेड आदमी था। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये थी, ये कंफ्यूज था। कंफ्यूज इन द सेंस, इसके साथ इसके पूरे के पूरे टाइम पीरियड में इसने पूरा जो राज्य किया है, अपना राज जो राजा बनकर टिका है ये पीरियड में, इसने बहुत सारी चीजें की हैं जो कंफ्यूज प्रूफ करती है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, ये क्या करता था, ये कोई डिसीजन लेता था, उसके बाद वो डिसीजन से बैक ऑफ कर जाता था, जिसकी वजह से उसकी आर्मी को सफर करना पड़ता था। ये कोई डिसीजन लेता था इकोनॉमिक पॉलिसी का, और फिर वो डिसीजन फेल हो जाता था। मतलब इसकी पॉलिसीज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, इसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इसके मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गए, इसके एक्सपेरिमेंट टिके ही नहीं है। इसीलिए इसको खासतौर से बोला जाता है, इसका नाम रखा गया खासतौर से मैड और फूल किंग, वाइस फूल किंग बोला जाता है इसे। होशियार है लेकिन बेवकूफ है, होशियार बेवकूफ किंग, वाइस फूल किंग इसको बोला जाता है, और मैड किंग भी बोला जाता है। अगर बात करोगे वैसे इंटेलिजेंट बंदा था बट कंफ्यूज था, इसलिए क्योंकि जो भी रिफॉर्म करता था वो गड़बड़ हो जाते थे। इसके टाइम पीरियड में जो ऑफिसर्स, जो रैंकिंग, मिलिट्री की रैंकिंग, जो नोबल्स मैंने आपको बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नोबल मिनिस्ट्री ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, उस टाइप के होते थे, वो सब मेरिट बेस्ड थे। अगर आप में टैलेंट है, जैसे वो खिलजी करके गया था, जैसे अगर आप में टैलेंट है तो आप आ जाओगे, अगर नहीं होगा टैलेंट तो यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं चलेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये मेरिट बेस पे ऑफिसर्स को पोस्ट देते थे। तो राजा का बेटा राजा का मतलब ये मत समझना कि ये राजा कैसे बन गया, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो सबका वो है। लेकिन जो ऑफिसर्स और रैंकिंग वगैरह है वो सब मेरिट बेस पे चलती थी, ठीक है। इब्न बतूता एक इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है। इब्न बतूता टहलते रहते थे उधर, और इन्होंने किताब भी लिखी थी, उस किताब को भी ट्रेवलर ही बोला जाता है, मतलब ट्रेवलिंग या जर्नी बोला जाता है। इसका नाम है रिहला। रिहला एक्चुअल में नेम होता है जर्नी का। तो रिहला इनका एक समझ लो डॉक्यूमेंट था, ये जहां भी जाते थे वहां इंफॉर्मेशन सारी लिखते रहते थे, मैं यहाँ गया, यहाँ ऐसा हुआ। इब्न बतूता आपने गाना भी सुना है, ये मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को से आए थे, और इसी के पीरियड में आए हुए थे। किसके पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एक राइटर है जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, कुछ किताबें लिखी हैं, उसका नाम है तारीफ ए फिरोशाई और फतवा ए जहांदरी। इन दोनों चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी, तुगलक की। कौन से तुगलक की? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो हम ये पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, वो सब इन किताबों से हमें इंफॉर्मेशन मिली। आपको मैंने बताया है हिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पास ऑन होती है, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो मुंह से हो। तो बेसिकली जब मुंह से होते रहती है तो अल्टीमेटली एक आदमी लिख देता है, तो वो सारी चीजें इसने लिखी है बर्नी ने। शुरुआत के जो 6 साल के पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक के, वो बर्नी की किताबों से मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया। कौन सी किताब है? तारीख फिरोशाई और फतवा है जहांदरी, ये ध्यान रखना राइटर का नाम। और उसके बाद बाद का जो टाइम पीरियड है, शुरुआत के 6 साल के बारे में तो यहां से पता लग जाता है। बाद वाले टाइम पीरियड में इब्न बतूता आ चुका था इनके पास। इब्न बतूता जब आ गया था
तो इब्न बतूता ने बाकी की इंफॉर्मेशन अपनी रिहला में बताई है। रिहला मतलब जर्नी होता है, लिटरल मीनिंग। उसने डॉक्यूमेंट बनाए थे, सब जर्नी जहां जहां जाता था लिखता रहता था। तो दो लोगों ने के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तुगलक की। पहला आदमी है बर्नी, दूसरा है इब्न बतूता, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे इब्न बतूता को चाइना का एम्बेसडर भी रखा गया था। इतना ज्यादा इनके पास इन्फ्लुएंस हो रहा था, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे ये इब्न बतूता तुगलक को, कि इनको चाइना का एम्बेसडर बना के भी भेजा गया था। और काजी की पोस्ट भी दी गई थी। काजी की पोस्ट होती थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, तो उसने इब्न बतूता को ये पोस्ट भी दी हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट आदमी था। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हार का सामना करना पड़ा है एक बैटल में, जिसका नाम है बैटल ऑफ सिंगोली। बैटल ऑफ सिंगोली में राजपूत से ये हारे भी है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको अलग से ध्यान रखना है, किसी छोटे मोटे एग्जाम में आपको मिल सकता है कि बैटल ऑफ सिंगोली एक बैटल था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में हार गए थे। ये किस पीरियड में आए हैं? 1325 के पीरियड में आए हैं। और इन्होंने एक डिफीट भी ली है। डिफीट तो बहुत सारी ली है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, राजपूत से हमीर सिंह से ये हारे हैं। बाकी इन्होंने जीता भी काफी कुछ है। इंपॉर्टेंट रूलर है, बट वही है, दिमाग था लेकिन गड़बड़ हो जाती थी चीजें। अब जो गड़बड़ होती थी वो समझते हैं, इनके रिफॉर्म्स में जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं। आपको आंसर में ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इनको लगा कि दिल्ली मेरा कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल था अभी। इनको लगा यार दिल्ली से मैं जो हूं वो साउथ इंडिया ज्यादा अच्छे से चला नहीं पा रहा। एम्पायर तो पूरा पूरा मिलता है, साउथ इंडिया तक का एम्पायर मिला। इनको लगा मैं दिल्ली से साउथ इंडिया चला नहीं पा रहा, तो मैं एक काम करता हूं, अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर देता हूं। तो इन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। दौलताबाद एक जगह है जिसको देवघर भी बोलते हैं, दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, ये सोच के कि साउथ इंडिया में अच्छे से चला लूंगा। लेकिन जब इन्होंने शिफ्ट कर दिया, काफी पैसा खर्चा हुआ, सब लोगों को इधर से उधर करना पड़ा, सारा सिस्टम दिल्ली से हटाना पड़ा। जब इन्होंने शिफ्ट कर दिया तो अब इनको लगा अरे यार गड़बड़ हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन था जहां से लोग इन्वेट करते थे, वो तो वनरेबल हो गया और ज्यादा। अब मैं वहां कैसे नजर रखूंगा? तो ये फिर कंफ्यूज हो गए। इन्होंने कहा चलो वापस चलते। तो ये दोबारा दौलताबाद से दोबारा दिल्ली चलेगा। मतलब आप सोचो, पूरा का पूरा सिस्टम उठा के एक जगह से इधर, फिर दोबारा से इधर। तो लोग भी तो ये समझेंगे क्या बेवकूफी चल रही है, क्या मजाक चल रहा है। तो यहां पे इनका कंफ्यूजन सामने आता है कैपिटल शिफ्टिंग में। दूसरा कंफ्यूजन, इन्होंने एक टोकन करेंसी लॉन्च की। टोकन करेंसी का मतलब होता है जैसे रुपए होता है ना, रुपए जो हम लोग यूज करते हैं, ये कागज है, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कागज है, उसकी वैल्यू का मतलब आप जानते हो, डीमोनेटाइजेशन से पहले जो 500 रुपए का नोट था उसकी वैल्यू थी। अब उसी 500 रुपए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नोट की वैल्यू तभी है जब उसको कुछ असाइन होगा, उसको कोई वैल्यू असाइन होगी, अदरवाइज वो कागज का टुकड़ा है। समझ में आ गया? लेकिन सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन टोकन करेंसी नहीं होते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की खुद की वैल्यू होती है। सिल्वर को बेच के आप पैसा ले सकते हो ना, तो उनकी खुद की वैल्यू है। बट नोट को बेच के नोट नहीं मिल सकते आपको। नोट को 500 को बेचने जाओगे तो 500 का नोट ही मिलेगा ना, कुछ ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा, कम थोड़ी मिल जाएगा। तो उसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, जो असाइंड है वही है। तो इसने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर की कमी पड़ गई इसके टाइम पीरियड में, कम हो गए। तो इसने सोचा मैं एक काम करता हूं, मैं एक टोकन करेंसी बनाता हूं। तो इसने ब्रॉन्ज के सिक्के निकालने शुरू किए और बोला ये ब्रॉन्ज के सिक्के की वैल्यू सिल्वर के बराबर है। अब सोचो, सिल्वर की खुद की एक वैल्यू थी, ब्रॉन्ज की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन इसने बोला ये ब्रॉन्ज की जो सिक्के बना रहा हूं वो सिल्वर के सिक्के के बराबर की वैल्यू रखते हैं, उनको यूज करो। तो एक्चुअल में ये इसने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी, अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बट इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ आपको सिस्टम भी वैसा बनाना पड़ता है, वो सिस्टम ये बना नहीं पाया। तो इसने क्या किया, वो टोकन करेंसी जब इसने लॉन्च करी तो अब लोग ब्रॉन्ज के सिक्के खुद बनाने लग गए। इतने इलीगल कॉइन्स आ गए कि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन बन गई। मतलब सिक्के ही सिक्के पूरे बाजार के अंदर। समझ में आ गया? दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम और इसके साथ क्या हुई कि इसने ब्रॉन्ज की करेंसी इंडिया में तो लॉन्च कर दी कि भाई ये टोकन करेंसी है, बट ये करेंसी बाहर तो चलती नहीं है ना। अब जैसे रुपए है, रुपए को कन्वर्ट करके बाहर दूसरी कंट्री में चला सकते हो, लेकिन उस समय कन्वर्जन वाला सिस्टम तो था नहीं। तो इसने क्या किया, यहां तो लॉन्च कर दी। अब जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे वो लेते नहीं थे, वो कह रहे हम नहीं ले रहे, हम क्यों ले, हमारे यहाँ थोड़ी यूज होती है ये चीज, तो इंडिया में यूज होती है। तो इसकी वजह से भी ये भी टोकन करेंसी लॉन्च करने का सिस्टम भी मोहम्मद बिन तुगलक का एक फेलियर और एक कंफ्यूज डिसीजन और अनसिस्टमैटिक सिस्टम माना जाता है। समझ में आ रहा होगा? तो यहां से दो तीन चीजों की इसकी प्रूव हो रहे हैं कि ये थोड़ा कंफ्यूज आदमी था और इसके एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे थे। तीसरी बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, जो अच्छे भी थे। कुछ अच्छे रिफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं, है ना। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर इसने एक डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, जिसको बोलते हैं दीवाने कोही। दीवाने कोही पहला एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था जो इसने बनाया था, और इसने फार्मर्स को लोन्स भी दिए, रिलीफ भी दिया कि भैया आपको दिक्कत हो रही है, आप लोन्स ले लो। तो इसने लोन भी दिए। लोन का नाम ध्यान रखना है आपको, तकवी और सौंदर। तकवी और सौंदर ये दो तरीके के लोन है जो फार्मर्स और किसान को दिए जाते थे। यहाँ पे किसान वगैरह को कैश क्रॉप ज्यादा इंकरेज किया है इसने कि बिजनेस करेंगे पैसा आएगा, तो फूड क्रॉप से ज्यादा इसका फोकस था कैश क्रॉप, जैसे कॉटन हो गया, ऐसी चीजों पे। ठीक है, इसने एक प्रॉब्लम और कर दी जिससे एग्रीकल्चर और किसान वगैरह चिढ़ गए, वो ये कर दी कि तो गंगा यमुना का दोआब रीजन है। दोआब रीजन का मतलब जहां पे गंगा यमुना मिलती है वहां पे काफी फर्टाइल लैंड होती है। तो गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है वहां पे काफी एग्रीकल्चर होता था। इसने क्या किया, वहां पे जो टैक्स था ना वो बढ़ा दिया। टैक्स जो था वो दोआब रीजन में बढ़ा दिया। कुछ चीजें अच्छी की, लोन भी दिया, सब कुछ किया,
लेकिन उसी के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी इसने टैक्स बढ़ा दिया दोआब रीजन में, जो किसान को वहां के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई टैक्स बढ़ा दिया बेमतलब के अंदर सेम चीज पे। तो ये भी कुछ कंफ्यूज से चीजें दिख रही हैं, कुछ अच्छा भी हो रहा है कुछ खराब भी हो रहा है। इंसान या तो खराब ही करता है या तो लूटता है या अच्छा ही करता है। तो ही इज ऑल्सो समथिंग विच इज इन बिटवीन द बोथ द थिंग्स। नेक्स्ट, खोरासन एक्सपेडिशन, ये भी एक बहुत ही इसका बड़ा फेलियर है। खोरासन एक्सपेडिशन, खोरासन जो जगह है ये सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक वाली जगह है खोरासन। तो इसने क्या किया, इसने क्या सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं अपनी आर्मी भेज के ईरान और सेंट्रल एशिया को इन्वेड करता हूं। ईरान को इन्वेड करने की कोशिश करी इसने, खोरासन बोला जाता है उस जगह को जहां पे इसने इन्वेजन करने की कोशिश करी। अपनी आर्मी भेज दी, जाओ भाई, पूरा तैयारी करी, सारे लोग लेके गए, सब लोग हुआ, फिर बीच में कैंसिल कर दिया, नहीं यार नहीं जा रहे, छोड़ो आ जाओ, क्यों फालतू टेंशन ले। मतलब वहां पे आर्मी वाले चिढ़ गए कि यार बदतमीजी क्यों करी, हम तैयार हुए, घर वर छोड़ के आए हैं और तुम इतनी दूर हमें भेजे, उसके बाद हमें वापस बुला लिया बिना कुछ करे, ये तो गलत बात है। तो यहाँ भी इसका कंफ्यूजन सामने आता है। खोरासन एक्सपेडिशन इज आल्सो वन ऑफ द फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, क्वाराचील एक्सपेडिशन। क्वाराचील एक्सपेडिशन भी एक ऐसी एक्सपेडिशन थी, इसमें क्या था कि एक कुमाऊं हिल्स है, कुमाऊं हिल्स में इसने कुछ आर्मी भेजी थी अपनी चाइनीज से लड़ाई करने के लिए। चाइनीज एंट्री कर रहे थे वहां से, तो इसने अपनी आर्मी भेजी कि भाई लड़ाई वड़ाई करो, और भेज दी। और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इसकी आर्मी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और यहां भी इसको लॉस ही हुआ। तो ये क्वाराचील एक्सपेडिशन भी इसका एक फेलियर ही कंसिडर किया जाता है। तो इसके फेलियर ज्यादा है, इसने कुछ खास अचीव किया नहीं है, इसलिए इसे कंफ्यूज किंग बोला जाता है। बट टैलेंटेड था, दिमाग था, उसके बाद भी उस दिमाग को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगा पा रहा था। मतलब नर्ड था, पढ़ाई तो पूरे दिन कर रहा था, इंटेलिजेंट था, साइंस आती थी, पूरा एग्जाम निकाल के राजा भी बन गया, ऐसे मान लो, पूरा एग्जाम निकाल के ऑफिसर बन गया। बट ऑफिसर की चेयर पे बैठने के बाद सिस्टम समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बर्बाद हो गया। क्योंकि एक्चुअल तो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, जो अप्लाई करनी होती है आपको एडमिनिस्ट्रेशन या चीजों में, ठीक है। तो बेसिकली इसके जो रिफॉर्म्स थे ना, उस रिफॉर्म्स की वजह से लोग परेशान होने लग गए कि कंफ्यूज आदमी हमें चला नहीं पा रहा, और लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए कि अब हम इंडिपेंडेंट है, हम फ्री हैं, हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे। ऐसे करके जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होता गया, टूटता गया धीरे धीरे, लोग अलग होते गए, राजा से जुड़ नहीं रहे, अब राजा से लोग अलग हो रहे हैं। 1351 के आसपास इसकी डेथ हो गई। इसके जो क्या कहते हैं बेटे वगैरह इसके थे नहीं मोहम्मद बिन तुगलक के, तो इसका जो कजिन था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कजिन ने राजगद्दी संभाली, मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे नहीं थे, इसलिए उसका कजिन था फिरोज शाह तुगलक, उसने राजगद्दी संभाली। और उसने राजगद्दी संभालने के बाद जो पहला एम रखा वो ये रखा फिरोज शाह तुगलक ने कि ये जो अंपायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मेरा टूट रहा है अंपायर, लोग अलग होना चाह रहे हैं, नोबल्स अलग होना चाह रहे हैं, उनको जोड़ता हूं, तो मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूं। तो इसका सबसे पहला एम ये था कि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम था फिरोज शाह तुगलक। इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता नहीं होता है, ये हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम था। उसका रीजन ये था कि इसकी जो मदर थी वो हिंदू थी, उन्होंने शादी करी थी, उन्होंने इसके फादर से शादी करी थी, अपने एम्पायर को बचाने के लिए शादी करी थी। तो बेसिकली ये हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम था, इसलिए ये हिंदूज के लिए भी ठीक ठाक था, मुस्लिम के लिए भी ठीक ठाक था, किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखता था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले सोचा कि जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं उनको हैंडल करते हैं दिल्ली सल्तनत के, तो पॉलिसी ऑफ अपीजिंग अपनाई इसने। सोचा नोबल्स वगैरह को खुश करने के लिए, आर्मी वालों को खुश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यही लोग अगर रिवोल्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसने क्या किया, जो मेरिट बेस्ड पोस्ट मिलती थी, मेरिट के बेस पे, टैलेंट के बेस पे, वो सारी मेरिट बेस्ड पोस्ट हटा दी और सारी की सारी हेरिटरी बेस्ड कर दी। इसने बोला नोबल का बेटा अब नोबल बनेगा, और आर्मी में अगर आप चीफ हो तो आपका बेटा भी आर्मी में ही आएगा। तो इसने जो था मेरिट बेस्ड को हटा दिया और डायरेक्टली इसने हेरिडिटरी बेस बना दिया। जिसको लगा कि इससे लोग खुश हो जाएंगे कि हमारा खानदान सेफ हो गया, इसने खुश करने की कोशिश करी लोगों को। इसको बोला जाता है वेलफेयर किंग इसने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कैनाल्स बहुत सारे बनाए हैं, इरिगेशन के सिस्टम के लिए कैनाल बनाए हैं इसने, यतीम खाना बनाए हैं, जो विडोज थी उनको रहने के लिए यतीम खाना बनाया है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो क्रिएट किए, जॉब वगैरह के लिए, जैसे अभी भी होते हैं एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज क्रिएट किए हैं इसने। इरिगेशन जो होता था, जो मशीन वगैरह यूज, जो भी सिस्टम यूज होते थे, मशीन तो क्या ही कह सकते, जो सिस्टम यूज होते थे उसमें टैक्स लगाना भी शुरू किया। इरिगेशन का स्पेशल टैक्स था हक ए शिरब, ये 10% टैक्स लगता था इरिगेशन पे। उसके बाद हॉस्पिटल्स बनाए इसने, शिफा खाना हॉस्पिटल्स को बोलते हैं। मैरिज ब्यूरोज बनाए, जैसे मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना शादी करवाने वाले, वो भी बनाए इसने। और टैक्स एक होता है चुंगी टैक्स। चुंगी टैक्स का मतलब होता है जो भी आर्टिकल्स वगैरह आप खरीदते हो, जो परचेज करते थे, उनपे टैक्स लगता था। कोई सामान खरीदोगे अगर आप, तो उसपे टैक्स लगता था खरीदने में, तो वो जो टैक्स था चुंगी टैक्स, वो भी इसने अबॉलिश कर दिया था। इसने सोसाइटी के लिए काफी काम करने की कोशिश करी है।
रिलीजियस पॉलिसीज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये हिंदू और मुस्लिम हाफ हाफ था, तो किसी एक रिलीजन को लेके काफी ज्यादा फोकस नहीं था, ये दोनों को सेम टाइप से डील करता था, अच्छा भी था तो बुरा भी था दोनों के लिए। जैसे अगर हम हिंदू टेंपल की बात करें तो इसने हिंदू टेंपल जैसे ज्वाला देवी टेंपल है हिमाचल में उसको डिस्ट्रॉय किया है, हिंदू टेंपल को तोड़ा है इसने, ठीक है। उसके बाद जजिया जो है वो हिंदूज पे लगाया है, नॉन मुस्लिम्स पे जजिया टैक्स लगता था, यहां भी लगा इसके पीरियड में भी, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा नहीं है कि हिंदूज के साथ ही खराब किया, इसने मुस्लिम्स के फेस्टिवल बैन कर दिए, जैसे शब रात ये बैन कर दिया, शबे बारात जो होता है ये बैन कर दिया इसने, फिरोज शाह तुगलक ने ये नहीं होगा। मुस्लिम्स के लिए भी सेम इसका पॉलिसीज थी। फीमेल एंट्री, फीमेल्स की जो एंट्रीज होती थी, जो श्रिंस वगैरह होते हैं सूफी सेंट वगैरह के एरियाज, वहां पे बैन कर दिया इसने कि वो फीमेल्स नहीं जाएंगी, ठीक है। इसने एक दीवार खैरात बनाया और एक दीवार बंदागर बनाया। दीवार खैरात का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दीवाने खैरात का मतलब चैरिटी, मतलब डोनेशन वगैरह होगा, और दीवाने बंदागर का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। इसके पीरियड में बहुत सारे स्लेव्स थे, स्लेव्स एकदम पीक पे थे, समझ लो ऐसे थे कि स्लेव्स भरे पड़े थे इसके पीरियड में। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये सिस्टम भी बनाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिरोज के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसका चीजों को और टाउन्स को और सिटी को बिल्ड करने का बहुत पैशन था, कंस्ट्रक्शन, नई नई चीजें बनाना, नए नए टाउन्स बिल्ड करना, वो बहुत इसका मन करता था। तो इसने क्या किया, इसका एक बेटा था फतेह खान, ध्यान से सुनना, इसका एक बेटा था फतेह खान जो मार्च के टाइम पे दिल्ली में बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। कौन से मार्च में हुआ था उससे मतलब नहीं, इसका बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी मर गया था आगे चल के। इसका बेटा था फतेह खान जो दिल्ली में पैदा हुआ था। उस टाइम पे जब ये पैदा हुआ था तो उसको खुशी के माहौल में इसने एक जगह बनाई थी फतेहाबाद, जो अब हरियाणा है, हरियाणा के अंदर है, मतलब हरियाणा तो नहीं है, हरियाणा के अंदर है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद सिटी इसका जो बेटा था फतेह खान, उसके पैदा होने की खुशी में फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, ये बंगाल में जब कैंपेन करने गया था, बंगाल में जब इसने अपना अटैक किया था उस टाइम पे, तो उसके बाद जब ये अटैक करके जीत गया था, बंगाल वाला पोर्शन कवर कर चुका था अपना पूरा, तो इसने दो इंपॉर्टेंट जगह बनाई, दो इंपॉर्टेंट सिटी बनाई थी, दो इंपॉर्टेंट लोगों के नाम से। पहला इसने बनाया जौनपुर, उसका एक कजिन था उसके नाम पे जौनपुर बनाया था, ठीक है। दूसरा इसने एक जगह बनाई थी फिरोजाबाद, फिरोजाबाद दिल्ली के पास है, ये भी इसने बनाया था। और इसी जगह पे जब बंगाल का कैंपेन जीत गया था तो फिरोजाबाद बनाया था, इतना ध्यान रखो, और जौनपुर बनाया था, इतना ध्यान रखो। इसने बेसिकली सिटीज बहुत बनाई है, ठीक है, फतेहाबाद बनाया, जौनपुर बनाया, फिरोजाबाद बनाया, बहुत सारी चीजें इसने बनाई हुई हैं, आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा की इंपॉर्टेंस नहीं। नेक्स्ट, इसने हिसर ए फिरोजा भी बनाया है। हिसर ए फिरोजा मतलब जो आज का हिसर है ना, हिसार है जो हरियाणा के अंदर है, जो हिसार जगह है हरियाणा के अंदर, वो भी इसने बनाई थी, हिसर ए फिरोजा। तो मैक्सिमम सिटीज और टाउन इसने बनाए हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसी हिसर ए फिरोजा को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, पानी वानी अच्छा जाए, सिस्टम जाए, इसने कैनाल्स भी बनाए हैं। एक डबल सिस्टम ऑफ कैनाल बनाया था इसने 1355 में हिसार के लिए, डबल कैनाल सिस्टम, दोनों तरफ से कैनाल आते थे, अच्छा पानी की सप्लाई होती थी। तो इसने हरियाणा के अंदर हिसार में काफी इरिगेशन और एग्रीकल्चर वगैरह को सपोर्ट करने के लिए काफी सब अपना वो किया है, क्या कहते हैं, सिस्टम बनाया है। इसको क्या कहते हैं, ये जो कैनाल जो बने हुए हैं, इन्हीं कैनाल्स को असर वहाज भी बोलते हैं, असरज वहाज भी बोला जाता है इन्हीं कैनाल्स को, ध्यान रखना। जो पर्शियन टेक्स्ट है वो इन्हीं चीजों को असरज वहाज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक हिस्टोरियन है, बाद में आया काफी टाइम बाद, इसका नाम है फरिश्ता। इसका कहना यह था कि इसका इरिगेशन की तरफ बहुत फोकस था और इसने अराउंड 845 पब्लिक लोगों के लिए चीजें बनाई है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना, वैसे ही इसने पब्लिक वर्क्स 845 पब्लिक वर्क्स कम से कम लोगों के लिए किए हैं, जिसके अंदर कैनाल, डैम, मॉस्क, स्कूल, मोनास्ट्रीज, बहुत सारी चीजें इसने बनाई हैं, ब्रिजेस, है ना। तो ये लोगों के लिए काफी काम किए, कंस्ट्रक्शन में काफी इंटरेस्ट था इसका। तो आर्ट एंड कल्चर में इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट किंग, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसने इवन कुतुब मीनार को भी, डैमेज हो गया था कुतुब मीनार को, चार्ज को एक आए थे, उसकी वजह से कुतुब मीनार डैमेज हुआ, उसको भी रिपेयर कराया था 1368 में। तो इसने कुतुब मीनार में को भी रिपेयर कराया है अर्थक्वेक के टाइम पे, और बहुत सारे टॉम्ब बनाए हैं, आप ध्यान रखो। मतलब ही इज बेसिकली टोटली इनटू कंस्ट्रक्शन, सिटी बनानी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, ये सारा का सारा काम फिरोज शाह तुगलक का था। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए इसकी पॉलिसी सेम थी, अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी। 1388 में ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका एम्पायर खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो भी बर्बादी हुई थी, फिरोज शाह तुगलक ने उसको समेटा था, उसको सही किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद उस समेटी हुई चीज को आगे ले जाने वाला कोई बंदा नहीं बचता है, और इनका अंपायर टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन, टूवर्ड्स ब्रेक होने की कंडीशन पे आने लग जाता है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। जब ये बुढ़ा हो जाता है, काफी एज हो जाती है इसकी, तो काफी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है इसके आसपास। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो बेटा होता है फतेह खान, वो मर जाता है ना, तो वो बेटे के सदमे से वैसे ही सदमे में आ जाता है और वो निकल लेता है, तो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है। इसका फतेह खान जिसके नाम पे फतेहाबाद बनाया था इसने, इसका बेटा मर जाता है, तो ये भी काफी टेंशन में आ जाता है। और इसके टाइम पे मैंने आपको बताया था स्लेव बहुत आते थे, अराउंड आप समझ लो
1,80,000 1,80,000 स्लेव इसके टाइम पीरियड पे। तो स्लेव काफी ज्यादा हो चुके थे इस टाइम पे। 1388 में ये मर जाता है टेंशन और परेशानी को लेके। इसका बेटा ऑलरेडी मर चुका होता है, उसके बाद दूसरा बेटा जो होता है जफर वो भी मर जाता है। तो इसके बेटे वगैरह सब मर जाते हैं, ये टेंशन में आ जाता है, ये भी मर जाता है, तो इसका सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद इसका पोता होता है घियासुद्दीन तुगलक नंबर 2। ये 1 नहीं है, 2 है, 1 तो निकल चुका है, 1 तो सबका पापा था। घियासुद्दीन तुगलक नंबर 2 आता है, जिसका ग्रैंडसन होता है, और ये एकदम बिगड़ा आवारा दारू वारू पी के टोले रहता था। तो ये ज्यादा टिक नहीं पाता, 5 महीने के अंदर ही से मार दिया जाता है। देखो किंग जब सिस्टम चलता था ना किंगशिप का, इसमें क्या था कि अगर आप ऐसे होता ना कि जो बहुत ज्यादा बिगड़ैल बच्चे होते हैं वो अभी भी ऐश मारते रहते हैं, आज के ऐसा नहीं था पुराने जमाने में। पुराने जमाने में अगर आप किंग हो ना और आपका बेटा आवारा ऐश करने वाला है, तो कोई ना कोई उसे निपटा के राजा बन जाएगा। वहां सिस्टम अपॉर्चुनिटिस्ट का था, जिसमें टैलेंट है मार के बैठ जाएगा गद्दी, सीधा फटना। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका बच्चा एकदम आवारा होकर घूम रहा है, तो दारू पी के टहल रहा है और तब भी वो ऐश ही करेगा क्योंकि उसके पास पूरा बिजनेस है, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि रियलिटी बताऊं तो वो बाद में वो भी चला जाता है, क्योंकि वो इंसान संभाल नहीं पाता, क्योंकि फादर कब तक रहेंगे भाई संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मार दिया जाता था उसको। अगर आप ज्यादा सही से नहीं चला पाओगे सिस्टम तो आपको निपटा दिया जाएगा। यहाँ दम पे टिका होना था आदमी को, किंग है तो दम पे बैठेगा कुर्सी पे, ऐसे नहीं कि बैठ गए ऐसे। इसी का दूसरा पोता था अबू बकर। अबू बकर सक्सीड करता है, राजगद्दी हासिल करता है, बट अबू बकर को उसी का अंकल नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 3 जो होता है वो अपोज कर देता है, राजगद्दी छीन लेता है अबू बकर से। तो अंकल का मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा होगा ना। अंकल का मतलब होता है चाचा, चाचा का मतलब होता है इसके फादर का भाई। किसके फादर का भाई? इसके अबू बकर के फादर का भाई। तो अबू बकर किसका ग्रैंडसन है? अबू बकर फिरोज शाह तुगलक का ग्रैंडसन। तो फिरोज शाह तुगलक के बेटे होंगे, उनके बेटे का बेटा है ये, तो उसका और भी बेटे होंगे। ये लोग बहुत सारी शादी करते थे, बहुत सारे बेटे होते थे, उनमें से एक बेटा होगा जो बेसिकली अबू बकर का अंकल होगा, मोहम्मद शाह 3। मोहम्मद शाह 3 अपोज करके उससे गद्दी छीन लेता है। मोहम्मद शाह 3 4 साल टिकता है और उसके बाद निकल जाता है। मोहम्मद शाह 3 के बाद उसका बेटा आता है, मोहम्मद शाह का बेटा आता है, जो बहुत ही ज्यादा हीरो बनता था और वो अपने आप को अलेक्जेंडर बोलने लगा राजा बनने के बाद, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगा। ज्यादा हीरो जो समझता है उसको निकाल दिया जाता है। तो 4 हफ्ते के अंदर उसे मार दिया गया, 4 वीक्स के अंदर उसको निपटा दिया गया। किसको निपटा दिया गया? अबू बकर पोता था किसका? फिरोज शाह का। अबू बकर को उसके चाचा ने हटा दिया और उसे गद्दी छीन ली। उसके चाचा का जो बेटा था वो अपने आप को अलेक्जेंडर बोल रहा था और उसको लोगों ने निपटा दिया, 4 हफ्तों के अंदर मार दिया उसको। ठीक है, तो इनका जो सिस्टम था, इनका जो पूरा का पूरा समझ लो एम्पायर था, खत्म होने की कगार पे आ चुका था, एकदम निपट चुका था। उसके बाद ये जो मोहम्मद शाह, जिसको अलेक्जेंडर जो बोलता था, उसको लोगों ने मार दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह का एक ब्रदर था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, ध्यान रखना ये मोहम्मद है, ये नसरुद्दीन महमूद है। नसरुद्दीन महमूद अब राजगद्दी लेता है। ये किसका भाई है? ये अलेक्जेंडर जो बोल रहा है उसका भाई है, जो मोहम्मद शाह के बेटा था। मोहम्मद शाह के बेटे का भाई मतलब बेसिकली मोहम्मद शाह का एक और बेटा हुआ। तो मोहम्मद शाह का दूसरा बेटा था वो नसरुद्दीन महमूद था, ऐसे ध्यान रखना। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कहानी बताना चाह रहा हूं मैं आपको। नसरुद्दीन महमूद अब राजगद्दी लेता है और नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे एक नया मंगोल अब इन्वेड करता है इंडिया, जिसका नाम है तैमूर, या तिमूर बोलते हैं। तिमूर इन्वेड करता है, ये मंगोल होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस डायनेस्टी के पीरियड में तिमूर ने इन्वेड किया था? तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में किया था। उस समय कौन किंग था? तो आप बोलोगे उस समय नसीरुद्दीन महमूद किंग था। नसीरुद्दीन महमूद मोहम्मद शाह का बेटा था, दूसरा वाला। पहले वाले बेटे ने अपने आप को अलेक्जेंडर बोला था, उसको निपटा दिया था। दूसरा बेटा जो था वो नसीरुद्दीन महमूद था बेसिकली, और उसके टाइम पीरियड पे तिमूर ने इन्वेड किया था। और तिमूर के इन्वेजन के बाद इनका खेल खत्म हो चुका था और तिमूर अपना एक बंदा लगा गया था यहाँ पे इनका खेल खत्म करके, जो बंदा आगे चल के सैयद डायनेस्टी बनाता है। ठीक है, देखो तिमूर था कौन? तिमूर का जो पीरियड था, जो आया था, वो 1398 से 1399 के आसपास इंडिया के अंदर इन्वेड करने आया था, 98 से 99 के बीच में। ये एक टर्किश चीफ था, टर्किश चीफ। और बेसिकली ऐसे अगर मैं आपको बोलूं, चंगेज खान जो आपने पढ़ा था उसी फैमिली का था, ये चंगेज खान की फैमिली का ही था, टर्किश था। ठीक है, ये नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे इसने इंडिया को इन्वेड किया था, तैमूर ने। ठीक है, और ये एक्चुअल में बहुत सारी जगह से जीतता हुआ आया था, सेंट्रल एशिया से आया था। और यहाँ इसका मेन एम ये था कि यहाँ आके मैं लूट खूस मचाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और लेके भाग जाऊंगा। खूब सारे स्लेव भी थे, तो स्लेव का भी लालच था कि स्लेव मुझे बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे, 1-2 लाख स्लेव है इनके पास, मैं लेके जाऊंगा सारे। तो इंडिया में इन्वेड करता है, लूट मचाता है भयंकर तरीके से लूट मचाता है। एक चीज और ध्यान रखना, यही तैमूर आने वाले बाबर, जो मुगल एम्पायर आप पढ़ने वाले हो अभी,
आगे चल के मुगल अंपायर का एंसेस्टर है, ऐसे मान लो बाबर का एंसेस्टर है ये तैमूर, ऐसे समझ के चलो तैमूर एंसेस्टर है बाबर का, जो बाबर अभी आगे चल के मुगल अंपायर पूरा स्टैब्लिश करने वाला है। तो ये मुगल किंगडम का बेसिकली समझ लो बेस है जो यहां पे बना के गया है, बेस नहीं कह सकते बट एंसेस्टर है। 1398 के अंदर ये दिल्ली में घुसता है और बर्बाद करके रख देता है, 1000 घोड़ों पे आर्मी को लेके आता है, खूब लड़ाई होती है, खूब पंगा होता है, बहुत लोगों को मारता है, लपटा देता है। इसका मेन एम यह होता है, इसका जो मेन एम था वो ये था कि मैंने आपको शुरुआत से बताया था टर्क्स जो थे उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट अपने आप को किया था, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अब पूरी दुनिया में इस्लाम स्थापित करना है, जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है उसको हटा देना, उसको मार देना, ये लोग का एम था। ठीक है, ये लोग यही सेम एम लेके तैमूर भी इंडिया में दोबारा आया और इस एम से आया कि जितने भी यहाँ पे हिंदू वाले जो भी लोग चल रहे हैं सबको बर्बाद कर दूंगा, पूरा का पूरा कंट्री को इस्लामिक कंट्री बना दूंगा, पूरा का पूरा एरिया इस्लामिक बना दूंगा और सारा पैसा सारे मंदिर सब डिस्ट्रॉय करके चला जाऊंगा, मंदिर को टिकने ही नहीं दूंगा मैं, एक भी मूर्ति नहीं बचेगी, सब तोड़ दूंगा। ये सोच के इंडिया के अंदर आया था। इसको आर्मी मिलती है नसरुद्दीन महमूद की। नसरुद्दीन महमूद की आर्मी इसलिए मिलती है क्योंकि उसका राज्य है, वो क्यों दे देगा भाई, भले ही वो इस्लाम है, इस्लामिक है, बट क्यों अपना राज्य देगा किसी को। तो लड़ाई होती है दोनों के बीच में, बट नसरुद्दीन महमूद बहुत पिटता है और ये उसको 1398 में दिल्ली में पीट के मेरठ की तरफ बढ़ता है, बोलता है मेरठ को कब्जाता हूं, अंदर जाता है। ठीक है, मेरठ की तरफ कब्जाने के बाद आगे बढ़ता है, हरिद्वार की तरफ जाता है। हरिद्वार में 1399 में इसको काफी हिंदू किंग मिलते हैं, जिनको जो हिंदू किंग इसको काफी टेंशन देते हैं, हिंदू किंग काफी अच्छा रेजिस्टेंस देते हैं बट वो भी हार जाते हैं। काफी लोगों को मारता है, काफी स्लेव उठाता है, काफी गोल्ड लेके ये वापस अपना चला जाता है जहां से आया था। जहां से आया था का मतलब ये आता है, मैंने आपको बताया था सेंट्रल एशिया से, इसका जो कैपिटल था वहां पे वो था अमू दरिया। अमू दरिया वापस चला जाता है तैमूर, इंडिया में इन्वेट करके अमू दरिया वापस चला जाता है और वहां पे जाके एक मॉस्क बनाता है समरकंड में। समरकंड में एक मॉस्क बनाता है, उस मॉस्क का नाम है बीबी का नियम मॉस्क। बीबी का नियम मॉस्क अपनी वाइफ के नाम पे बनाता है। ये कब बनाता है, जब ये इंडिया में इन्वेजन अपना सक्सेसफुल करके वापस चला जाता है। इंडिया में इन्वेजन सक्सेसफुल करने की खुशी में ये मॉस्क बनाता है समरकंड में और ये लौट के जाता है अपना कैपिटल अमू दरिया, इसका कैपिटल है जहां से आया होता है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से। नसरुद्दीन महमूद को हरा देता है, निपटा देता है, उसकी आर्मी सब स्लॉटर हो जाते हैं, लोग को काट देता है, स्लेव्स, पैसा, हाथी, गोल्ड सब लेके चला जाता है यहां से। और अपना एक बंदा जिसका नाम है जिर खां, KHIZR, खिज़िर खां, इसको एज अ जनरल अपॉइंट कर जाता है। मैंने आपको बताया है हमेशा से मंगोल्स इन्वेट करते हैं इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर तो वो कभी खुद रूल नहीं करते, वो लूट उठ के वापस चले जाते हैं और एक बंदा लगा जाते हैं, कंट्री तो अपनी हो गई, पैसा आता रहेगा, उनका मेन पैसा होता है। खिज़िर खां को अपॉइंट कर जाता है और यही खिज़िर खां आगे चल के सैयद डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करेगा, सैयद डायनेस्टी के फाउंडेशन रखेगा, जो सैयद डायनेस्टी हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है। दिस इज द होल सिस्टम एंड द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी आफ्टर खिलजी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह। मोहम्मद बिन कंफ्यूज था, जो भी कुछ करता था कंफ्यूजन में करता था, फेलियर भरे पड़े हैं उसके पास। फिरोज शाह ने काफी कोशिश करी संभालने की और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इतना हमारे तुगलक डायनेस्टी के अंदर हमें कवर करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी छोटी छोटी है, साथ में कवर करेंगे एक क्लास के अंदर, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मस्त रहो, खुश रहो, रिवाइज करते रहो।